वीबीटी नेक्स्ट थ्योरी है। जो स्ट्रक्चर हमने बनाए थे कल, वो अपने को सिर्फ ये आइडिया देते हैं कि किन किन एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं। CH4 में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये इस टाइप की चीज़ें आपको स्ट्रक्चर ने आइडिया दिया। लेकिन ये बॉन्ड कैसे बने और इन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में क्या विचार है, ये आपका स्ट्रक्चर नहीं बता पाता। तो उसके लिए हम एक नई थ्योरी पढ़ते हैं। उसका जो नाम है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इसमें है क्या, बहुत सिंपल है पॉइंट है। इसने क्या बोला, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। अब तक हम क्या यूज कर रहे थे, कोवैलेंसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर रहे थे। ये बोल रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो सारे बॉन्ड बनाने में यूज हो सकते हैं। हाँ, पेयर्ड है तो आप उसको अनपेयर्ड कर दीजिए। सेम वही चीज जो पहले बताई। इसने क्या बताया, जैसे कि उसने बताया कि दो एटम मान लिया है। ये मान लिया एक हाइड्रोजन का एटम हो और दूसरा ये आपका हाइड्रोजन का एटम। ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और जब बॉन्ड बनेगा तो कुछ पार्शियल मर्जिंग भी हो जाएगा। एक एटम दूसरे एटम में मर्ज हो जाएगा। ये आपके न्यूक्लियस थे, यहाँ पे आपके न्यूक्लियस, यहाँ पे ये एटम है, ठीक है, ये आपका एटम है, यहाँ पे कंबाइन होके आपका H2 मॉलिक्यूल बना दिया। इसको हम दिखाने में ऐसा दिखाते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब बॉन्ड बनता है तो दो एटम एक दूसरे के अंदर पार्शियली मर्ज होते हैं। पार्शियली क्यों मर्ज होते हैं, क्या प्रोसेस ये पूरा है, देखिए। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस होगा तो इसमें भी यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। कहीं भी मान लो एक इलेक्ट्रॉन हो क्या रहा होगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये तो है अट्रैक्शन। रिपल्सन भी तो हो रहा होगा। तो एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स बराबर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं इस पूरे एटम को इसके अंदर घुसेड़ दोगे आप, नहीं, थोड़ा बहुत इसके अंदर ये एंटर करना है। इस पार्शियल मर्जिंग जो है, इस पार्शियल मर्जिंग, ये एरिया कॉमन है। इस पार्शियल जो मर्ज हुआ है, पार्शियल मर्जिंग, इसी को बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। इसको क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। एक्चुअल में यहाँ पे कितने टाइप का फोर्स लग रहा है, मैं आपको फोर्स बताऊं। एक तो फोर्स लग रहा है, इसका एटम को मैं 1 एटम बोल देता हूं, इस एटम को मैं 2 एटम बोल देता हूं। फोर्स एक तो लग रहा है न्यूक्लियस ऑफ 1 एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकेंड एटम। इस इलेक्ट्रॉन के बीच में और इस न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है। F1 मान लेते हैं। F2 भाई न्यूक्लियस ऑफ सेकेंड और आपका इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट एटम। ये भाई फर्स्ट एटम है, ये आपका सेकेंड एटम है। मैं अज्यूम किए गए हैं, मतलब सिंपल मैं नाम रख लिया। आप इसका नाम राम रख लो, इसका नाम श्याम रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ठीक है ना। ये है। अब बात करते हैं ये दोनों फोर्स कैसे रहेंगे। ये अट्रैक्टिव फोर्स रहेंगे। कैसे रहेंगे, अट्रैक्ट करेंगे नहीं भाई, इतना सभी बच्चे जानते होंगे। अपोजिट चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। जो चार्ज सेम होते हैं वो रिपेल करते हैं। और ये अपोजिट, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव होता है बेटा और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, इसलिए अट्रैक्ट। इसी टाइम ये भी तो पक्का हो रहा होगा क्या, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा हो और इधर इस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा हो, तो वहां पे रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा होगा। रिपल्सिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स की मैं बात करूं, उसको मैं F3 मान लेता हूं। एक तो न्यूक्लियस ऑफ 1 एंड न्यूक्लियस ऑफ
लिखते जाए। मैं n क्या है यहाँ पे, N1 न्यूक्लियस ऑफ एटम 1, एटम 1 है उसका न्यूक्लियस है। N2 क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एटम 2। E1 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 एटम 1। E2 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम 2। ठीक है। F3 कैसा है, रिपल्सिव फोर्स है, इसके न्यूक्लियस और उसके न्यूक्लियस में लगा हुआ है। और F4 E1 और E2 के बीच में लगा होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव होगा। तो एक एटम इधर था और एक एटम इधर था, दोनों एटम आजाद थे, इंडिपेंडेंट थे, बहुत दूर दूर थे। अब हुआ क्या, उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स भी है और रिपल्सिव फोर्स। हम सभी जानते हैं H और H कंबाइन होकर H2 बनते हैं। तो इसका मतलब ये एटम दूर दूर हो रहे होंगे किसी टाइम पे, तो ये पास पास में आए होंगे। तो ये पास पास में आ रहे हैं, इसका मतलब इनमें टोटल अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन टोटल रिपल्सिव फोर्स। ये एटम दूर दूर थे, यहाँ थे, इनमें रिपल्सन भी लग रहा है और इनमें अट्रैक्शन भी लग रहा है। लेकिन हम जानते हैं H और H कंबाइन होते हैं, तो इसका मतलब ये पास पास में आए होंगे और एक दूसरे जुड़ गए। कहाँ तक जाएंगे, अट्रैक्टिव और रिपल्सन भी शुरू हो गया होगा, एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, बिल्कुल मर्ज नहीं होते पूरा। ऐसा नहीं है एटम से पूरा अंदर चला जाए, तो एक पॉइंट तक ऐसे कुछ पार्ट कॉमन एरिया हो जाता है। ये एक जो पार्शियल मर्ज हो जाता है, उस पार्शियल मर्जिंग का जो नाम है उसको बोलते हैं ओवरलैप। इस पॉइंट पे आके अब किसी का मन करे सर इसको थोड़ा और अंदर ले लेते हैं, हाँ हमने नहीं रोका इसको, ये एक पॉइंट आया जिस पे टोटल अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू टोटल रिपल्सिव फोर्स हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या रहा होगा, इस पॉइंट पे बात करूं, यहां से चीज यहां पहुंच गई, तो इसका मतलब ये रहा होगा टोटल अट्रैक्टिव फोर्स मोर देन टोटल रिपल्सिव फोर्स, टोटल रिपल्सिव फोर्स हो गया, से ज्यादा हो गया इस पॉइंट। तो अट्रैक्टिव ज्यादा है तो मतलब दोनों आइटम पास पास में आए होंगे, तो ये आगे नहीं, ये बन गया इस पॉइंट पे। ये इसके नीचे लिख रहा हूं, यहाँ पे आपका टोटल अट्रैक्टिव इक्वल टू टोटल रिपल्सिव। यहाँ पे आपका अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों बराबर हो गए होंगे, दोनों क्या हो गए होंगे, बराबर हो गए। ये ठीक है, यहाँ पे आके रुक गया। अब किसी का मन करे सर इसको थोड़ा और अंदर की तरफ करा देते हैं हमारे, तो इसमें दिक्कत ये आएगी, आपका रिपल्सन बढ़ जाएगा। रिपल्सन क्या होगा, बढ़ेगा। आप रिपल्सन बढ़ेगा तो इस चीज को पकड़ के रखना पड़ेगा, ये भाग के टूट जाएगा, मतलब स्टेबल नहीं होगा। जबरदस्ती आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो ये न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जो ये डिस्टेंस होती है, इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड लेंथ न्यूक्लियस। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आर कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो जो ये पॉइंट, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो आपको पूछा जाता है बॉन्ड लेंथ क्या चीज है, बॉन्ड लेंथ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वो बॉन्ड लेंथ। अब बात है जितना ज्यादा ये मर्ज होगा उतना अच्छा स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की, जो बॉन्ड होगा आपका उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, जितना ये एरिया को मनाएगा। ओवरलैप्ड एरिया, इसको क्या बोलते हैं, ओवरलैप्ड एरिया। ये जो एरिया है ये वाला, इसको बोलते हैं ओवरलैप हुआ नहीं एक दूसरे को, ओवरलैप्ड एरिया। जितना एरिया बढ़ेगा आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ये बात है। लेकिन ये हम अपने हिसाब से नहीं है कि इसको मन चाहा थोड़ा और अंदर खिसका दे, नहीं। ये कहाँ तक जाएगा, ये वहां तक जाएगा जहां पे टोटल अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल रिपल्सिव फोर्स। और ये आपके रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल है कंसेप्ट है कि दो एटम इस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पास में आता है, एक पॉइंट आ जाता है, वहां पे रिपल्सिव। जैसे ये सिंपल डेली लाइफ में भी आप देखते हो, कोई दो दोस्त होते हैं, जानते नहीं है, फिर दोस्ती बढ़ती, पास में आते, तो एक लिमिट होता है,
उतना पास में आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, सेम एटम के साथ। अब उससे ज्यादा आते हैं तो उनके अंदर झगड़ा हो जाता है। तो सेम यदि आप इसको जबरदस्ती करके अंदर लेके आओगे तो इस एटम और इस एटम का झगड़ा होगा, मतलब बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ये जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ती। ये जनरल रूल है नेचर का। तुम भी कभी देखना, जब भी दोस्ती बढ़ती है तो थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। सिंपल है, इसी थ्योरी का ये वैसे लिख देते हैं। वैसे तो ये जनरल पॉइंट है, लेकिन हम इस थ्योरी में ही पढ़ते हैं इसको। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज। स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन इनवर्स होता है, मतलब एनर्जी डिक्रीज। P डॉट E मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, P डॉट E मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी उसकी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होती है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन इंक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। ये होता है। एक ग्राफ बनाया जाता है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ये जीरो है, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। अब ये देखोगे ये नेगेटिव में है तो ये स्टेबल है, नेगेटिव में है यहाँ तक ये जो जोन है स्टेबल है। नेगेटिव मतलब जीरो से भी कम है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होती जाएगी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी, नीचे की तरफ स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और ये जो पोर्शन है वो अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। एटम एक दूसरे से कोई लगाव नहीं है, मतलब साधु संत टाइप। तो उनकी एनर्जी जीरो होती है इनफाइनाइट पे। ये आपका डिस्टेंस है आर, आर लिखते रहे तुम, ये चीजें जैसे मैं बोलूं वो लिख लिया। तो आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दैट। कहीं इनफाइनाइट पे रहे हो, इनफाइनाइट मतलब अनंत दूरी पे क्या रहा होगा? उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं होगा, ना तो अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा। जब आप किसी लड़के को जानते ही नहीं, किसी बच्चे को आप जानते ही नहीं, किसी लड़की को आप जानते ही नहीं, तो उसके प्रति ना तो तुम्हारे पास क्या, ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा। तो इनफाइनाइट पे रहे होंगे तो जीरो एनर्जी। जैसे जैसे जानते हो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और एक पॉइंट आ जाएगा जिसपे मैक्सिमम होगी। उसके बाद और पास में आओगे तो आप अनस्टेबल होता शुरू हो जाएगा, अनस्टेबल। और एक पॉइंट आएगा इस तरीके से, ये जहां मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है ना, जहां पे क्या होती है? मैक्सिमम स्टेबिलिटी, इसी को बोलते हैं, जो ये लेंथ है जहां पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी है उसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। ये इतनी दूर रखोगे आप, और इस पॉइंट पे क्या था? रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव एफ रिपल्सिव इक्वल टू एफ अट्रैक्टिव। ये आर ई पी का मतलब रिपल्सिव, ए डबल टी का अट्रैक्टिव। कोई बोले यहां पे बताइए, आप देखिए यहां से इधर की तरफ आ रहे हो, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब यहां पे एफ अट्रैक्टिव ज्यादा रहा होगा एफ रिपल्सिव से। अट्रैक्शन ज्यादा, तभी तो वो एटम क्या कर रहा है? एक दूसरे को पास में खींच रहा है। ये दूरी है उनके एटम के बीच में, पहले इतनी दूर था, यहां से देखो पास में खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है पास में, तो क्या अट्रैक्ट। यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, मतलब अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। इस पॉइंट पे बराबर हो। इसके बाद आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी घट रही। इन पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लो क्या हो जाएगा? एफ जो रिपल्सिव है वो आपका ज्यादा हो रहा है, एफ मतलब इधर आप जाओगे तो आपका रिपल्सिव फोर्स बढ़ना शुरू हो गया, ज्यादा नहीं हुआ। यहां पे आके क्या हुआ? एटम में ना रिपल्सन है ना अट्रैक्शन, जीरो है। दोनों क्या हो गए? वापस जीरो। एटम जैसे पहले इंडिपेंडेंट थे ऐसे ही हो जाए, जैसे इनफाइनाइट पे थे नहीं, ऐसे ही हो जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे से कोई रिलेट, और भी पास में लेके आओगे इतना अनस्टेबल हो जाएगा और इनफाइनाइट। ये आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है कि एटम
एक लिमिट होती है, उतना पास में आ सकते हैं, उससे ज्यादा आप उसको अंदर नहीं घुसेड़ सकते। जो एरिया होता है उसको ओवरलैपिंग एरिया बोलते हैं, और ओवरलैपिंग एरिया इंक्रीज तो स्टेबिलिटी इंक्रीज। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं साइन ऑफ ऑर्बिटल। साइन ऑफ ऑर्बिटल शेप मैंने 9th में, शायद 9th या 10th में पढ़ ही लेते हैं, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं शेप करा देता हूँ। पहले मैं शेप आपको बता दूं। होता क्या है, हम इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह मानते हैं। किस तरीके से मानते हैं? वेव। जैसे ऐसे मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन आप कैसे चल रहा होगा, जैसे तुम ग्राफ देखो, ये 0 है, ऊपर वाली साइड पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव। इसका कहीं ये मीनिंग नहीं कि इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव और चार्ज नेगेटिव, नहीं, ये ग्राफ के बारे में बता रहा है। ये अबोव द 0 है और ये बिलो द 0। सेम मतलब एस की शेप कैसी होती है? एस की बात करें, एस स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल, बॉल के टाइप का होता है, स्फेरिकल। तो इसमें हो सकता है ये वाली वेव हो, पॉजिटिव पार्ट हो सकता है, एस नेगेटिव भी हो सकता है, स्फेरिकल ही होगा दोनों में। जैसे बॉल होती है ऐसे, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव ऑर्बिटल का चार्ज नहीं है, याद रखना, ये चार्ज नहीं है, ये साइन है, बस वेव का साइन बता रहा है। वेव मतलब बोल रहा है 0 से ऊपर है या 0 से नीचे है, ये आपको बता रहा है। वेव बता रहा है कि ये वाला पोर्शन है या ये वाला पोर्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है हम उसको वेव बोलते हैं। तो उसका बेसिक फंक्शन बना के ग्राफ बनाया। पी ऑर्बिटल की बात करें, पी ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये 0 है, ये पॉइंट क्या है? 0। एक को पॉजिटिव मान लो, दूसरा क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यदि ये एक्स एक्सिस पे है तो पी एक्स, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ऐसे बनाओगे पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका पी वाई। और ये आप बना दोगे जैसे अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन, नेगेटिव पॉजिटिव, पी जेड। कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप इसको पॉजिटिव मानो, नहीं, आप किसी को एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मान लो। क्यों? क्योंकि ये 0 है पीछे, फिर इधर वाला पॉजिटिव है अगर आपके, उधर वाला नेगेटिव। ये चीजें आपको पता। ये क्या था? शेप होगी एंड साइन हो गया। ये कैसा? स्फेरिकल। ये कैसा है? डम्बल शेप का। डम्बल तो सभी ने देखा होगा, डम्बल शेप का यही ये हो जाएगा। डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डम्बल होता है। डी ऑर्बिटल कैसा होता है? डबल डम्बल। डी ऑर्बिटल वो अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, डी ऑर्बिटल की शेप ये अपने काम आएगी, वो हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग जब सेम साइन के साथ होती है तो बॉन्ड बनता है, जब अपोजिट साइन के साथ होती है बॉन्ड बनेगा जब सेम साइन के साथ होगा, और यदि अपोजिट साइन के साथ होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड क्या बनेगा? नहीं बनेगा। तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप और नेगेटिव ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैप, पॉजिटिव ओवरलैप, पॉजिटिव ओवरलैप, बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड बनेगा मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दो एटम जो इंडिपेंडेंट थे वो जुड़ेंगे, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नेगेटिव ओवरलैप, ठीक है। पॉजिटिव ओवरलैप कब होगा? सेम साइन ऑर्बिटल ओवरलैप, सेम साइन के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तब होगा। नेगेटिव ओवरलैप किसको बोलते हो? नेगेटिव ओवरलैप में बॉन्ड नहीं बनता है, बल्कि बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। एंटी बॉन्ड बोलते हैं उसको, एंटी बॉन्ड, एंटी बॉन्डिंग बोल दो, एंटी बॉन्डिंग अगर। एंटी बॉन्डिंग मतलब बना हुआ बॉन्ड भी ब्रेक कर जाएगा। मतलब जितने वो एटम थे, एटम की स्टेबिलिटी थी नहीं, उससे भी कम स्टेबल हो जाएंगे। मतलब नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। जैसे कि मान लिया कोई एक लड़का और लड़की है, उनकी शादी नहीं हुई, वो अपने उनकी जो भी स्टेबिलिटी थी, मान लिया उनकी शादी अच्छे से चले तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, वो बॉन्ड बन गया। और वो जो पहले थे बैचलर थे, उनसे भी अनस्टेबल हो जाए, उनसे भी ज्यादा दुखी हो जाए, तो बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। उसको बोलते हैं नेगेटिव ओवरलैप। क्या बोलते हैं? नेगेटिव। जैसे कि एटम एटम को मिलाया, जो मॉलिक्यूल तुम बना रहे नहीं,
उसमें एटम इतना परेशान है, उससे ठीक तो वो एटम में ही था, उसने मॉलिक्यूल क्यों बनाया था स्टेबिलिटी के लिए, और पता चला वहां तो और भी अनस्टेबल है वो, तो उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो ये बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, एंटी बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी घटती है। क्यों बनता है ये हम आगे की थ्योरी है उसमें बताएंगे। एक होता है जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप भाई एक ये भी बता दे, नेगेटिव ओवरलैपिंग कब होगी, व्हेन अपोजिट साइन ऑर्बिटल ओवरलैप, जब अपोजिट साइन के जो ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप करें, ठीक। एक होता है जीरो ओवरलैप के अंदर देखिए क्या चीज है। जीरो ओवरलैप में तुम देखोगे कि उसमें ना तो बॉन्ड बनता है और ना ही बॉन्ड, मतलब ना तो स्टेबिलिटी बढ़ती है ना स्टेबिलिटी घटती है। स्टेबिलिटी रिमेन सेम, स्टेबिलिटी सेम रहेगी। मतलब इसमें स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसमें स्टेबिलिटी घटती है, इसमें जितनी थी उतनी, मतलब इसमें कोई बॉन्ड नहीं बना, इसमें बॉन्ड बना, इसमें एंटी बॉन्ड बना, इसमें कुछ भी नहीं बना। ये कब होगा, व्हेन half part have same sign, half part have opposite sign। मतलब आधा तो ऐसा, मतलब आधा तो पॉजिटिव ओवरलैप कर जाए, आधा ऑर्बिटल तो क्या कर जाए पॉजिटिव ओवरलैप, और आधा नेगेटिव ओवरलैप कर जाए। मतलब हाफ पार्ट बोल रहा स्टेबिलिटी बढ़ाओ, हाफ बोल रहा स्टेबिलिटी घटाओ, ओवरऑल मिलाकर उसकी स्टेबिलिटी जितनी एटॉमिक फॉर्म में थी वही की वही रह जाएगी, इसका स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये तो आपको बताया है थ्योरेटिकल। अभी देखना मैं इसके डायग्राम से समझाता हूँ हो क्या रहा है। चलो देखें एक बार, जैसे कि एस पॉजिटिव, देखो मैं फिर बता रहा हूँ ये चार्ज नहीं है इसका, ये साइन है वेव का। ये कैसा है, एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है। जब बढ़ेगा तो ये बन गया। अब बताइए सेम साइन था तो कैसी ओवरलैपिंग बोलोगे इसको, पॉजिटिव ओवरलैप। क्या बोलोगे इसको, पॉजिटिव ओवरलैप। ठीक है, पॉजिटिव मान लिया नेगेटिव के साथ आ जाए, एस और एस कैसा बनेगा, ये पॉजिटिव और ये दूर दूर रहेंगे, ये आपका नेगेटिव ओवरलैप। क्यों, आपने सेम साइन कहाँ किया, कल को आ जाए नेगेटिव विद नेगेटिव, सेम साइन है भाई, चार्ज नहीं है। कोई बच्चा कल को से पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे तो स्टेबिलिटी घटनी चाहिए, नहीं ये चार्ज नहीं है, ये वेव का साइन है, सेम टाइप की वेव आएगी। बहुत अच्छी बात है भाई, सेम साइन है, क्या बोलोगे पॉजिटिव ओवरलैप। ऐसे आ जाए पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, समझ रहे, इसका मतलब क्या हो गया, जोड़ नहीं रहे हो, माइनस कर रहे हो। भाई क्या होता है, बॉन्ड तो जोड़ना होता है, माइनस कर रहे हो, सेम चार्ज को आप माइनस कर रहे हो, उसका मतलब क्या हो रहा है, आप अपोजिट चार्ज को जोड़ रहे हो, यही हो गया, समझ रहे हो, इसका मीनिंग यही तो हो गया लोग, ये और ये एक ही बात थी। भाई यहाँ पे एक वेव फंक्शन होगा, दूसरा होगा, उसमें माइनस कर दिया, जीरो हो जाएगा ओवरऑल, समझ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ये आपका दूर दूर ही रहेगा इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव होता है। मतलब आपको सेम साइन जोड़ना है, सेम साइन जुड़ेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेगा तो पॉजिटिव होना है, अपोजिट जुड़ेगा तो नेगेटिव, सेम नेगेटिव कर दिया नेगेटिव ओवरलैप, ये हो जाएगा। ठीक है, ये था एस ऑर्बिटल। देखो पी को दिखाते हैं, ये पी ऑर्बिटल है, इधर मान लिया पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये आपस में कंबाइन होंगे और ऐसा बना देंगे, ये एरिया कॉमन आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, कौन कंबाइन होगा, सेम, तो कैसा ओवरलैप बोलोगे आप, पॉजिटिव ओवरलैप। कैसा ओवरलैप बोलोगे, पॉजिटिव ओवरलैप बोलोगे। ठीक है, ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
इस तरीके से किया तो क्या बोलोगे आप? इस तरीके से करोगे तो भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव से जोड़ रहे हो तो यार सीधा बता दो नेगेटिव ओवरलैप। क्या हो जाएगा? नेगेटिव ओवरलैप। ये मान लिया नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, इसके साथ ये आपने एस जोड़ दिया, ये एस है, ये पी है, पॉजिटिव विद पॉजिटिव ऐड कर रहे हो, कैसा बनेगा? पॉजिटिव ओवरलैप। मान लिया ऐसा है, पॉजिटिव नेगेटिव और ये जोड़ दिया पॉजिटिव, कैसे जुड़ेगा? ये आपका ऐसे जुड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव और ये जुड़ गया, ये पॉजिटिव। इस पार्ट में कौन कौन सा हुआ है? पॉजिटिव विद पॉजिटिव हुआ है। इस पार्ट में क्या हुआ है? नेगेटिव। इसमें क्या हुआ? नेगेटिव पॉजिटिव हुआ है। नेगेटिव पॉजिटिव तो क्या होता है भाई? आपका नेगेटिव ओवरलैप, ये आपका पॉजिटिव ओवरलैप। इसका मतलब आधा पार्ट तो बॉन्ड बना रहा है और आधा पार्ट बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। ओवरऑल क्या रहेगा? जीरो ओवरलैप। क्या रहेगा भाई आपका? जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप क्या रहेगा आपका? जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप, इसको हम बोलते हैं जीरो ओवरलैप। यही केस कुछ पॉसिबल थे, मैंने आपको बताया। अब बात होती है एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरीके से कंबाइन होते हैं। अब ऐसे भी कंबाइन हो सकते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल जरूरी नहीं जिसमें आपको बस एटम को ऑर्बिटल को ओवरलैप करना है, ये भी तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड से जुड़ना शुरू हो जाए ऐसे, और ये हो जाए। ठीक है भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये भी सेम साइन, ये भी सेम साइन, कैसा हुआ? पॉजिटिव ओवरलैप। कैसा हुआ? पॉजिटिव ओवरलैप। कल कोई ऐसा आ जाए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऊपर से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है करते हैं, ये ऐसा हुआ और ये ऐसा हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये क्या बता रहा है? ये आपका बता रहा है नेगेटिव ओवरलैप। ये भी क्या बता रहा है? नेगेटिव ओवरलैप। तो कैसा हुआ? नेगेटिव। यहाँ बच्चा गलत कर देता, जीरो लिख के आ जाता, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी अपोजिट साइन, ये भी अपोजिट साइन। बन गई बात? समझ गए होगे शायद, सिंपल है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। अब तुम देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे भी जुड़ सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे भी जुड़ सकते हैं। ठीक, इसको जो बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैप, सिर्फ सिर उनके लगे। इसको जो बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैप। दो टाइप के ओवरलैपिंग डिफाइन की ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल, on the basis of direction of overlapping of orbital, it is divided in two types. One is sidewise overlapping, and one is head-on overlap. उनका नाम रखा गया, एक का नाम रखा गया पाई और एक का नाम रखा गया सिग्मा। क्या बॉन्ड का क्या नाम रखा गया? पाई और सिग्मा। तो लिखें नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 या 6 जो भी था, on the basis of direction of overlapping of orbital, the bond is divided in two types. A is sigma bond and B is pi bond. एक सिग्मा बॉन्ड बोला गया और एक पाई बॉन्ड बोला गया। ये होता है हेड ऑन ओवरलैप। क्या होता है? हेड ऑन ओवरलैप। ठीक है, ये आपका होता है साइड वाइज ओवरलैप। कोई आपको बोले ये देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव, पहले तो बात तो बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? पॉजिटिव ओवरलैप होगी तो ही बॉन्ड बनेगा। तो ये पक्की बात है, जब आप बॉन्ड बोल दिया तो पॉजिटिव ओवरलैप तो कराओगे ही कराओगे। आप देखिए सिर से सिर भिड़ा रहे हो, बिल्कुल इस तरीके से करा रहे हो। ये छोटा लिख देता हूं जगह की कमी की वजह से। ये मान लिया हुआ, क्या बोलोगे इसको? सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलोगे इसको? सिग्मा बॉन्ड। और इस तरीके का आप कराओगे पॉजिटिव नेगेटिव साइड से, ये आपका दो जगह से जुड़ेगा, यहां से भी और यहां से भी। इसको इस तरीके से पाई बोलते हैं। पाई देखो, पाई का सिंबल नहीं, ये दो जगह से ऐसे। सिग्मा इस तरीके से भाई एक ही एंड से जुड़ा। यदि साइड वाइज ओवरलैप है आपका सिग्मा, जैसे मान लिया ये ऑर्बिटल है, ये आपके ऑर्बिटल इस तरीके से कंबाइन किया आपने। मान लिया ये है, आपने सिर्फ हेड ऑन ओवरलैप, सिर्फ स्टार्टिंग ये कंबाइन किया, आप इसको बोलोगे सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलोगे? सिग्मा। और ये अंगूठे मान लिया परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, वो इस तरीके से ये आया। ये जब कंबाइन होंगे क्या होगा? पाई बॉन्ड।
बात साफ है। पहले बनता है सिग्मा बॉन्ड, पहले क्या बनता है सिग्मा बॉन्ड, फिर बनता है पाई बॉन्ड। पहला यदि किसी दो एटम के बीच में एक ही बॉन्ड है तो 101% वो सिग्मा होगा। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है और सिग्मा एक ही बॉन्ड होता है। दो एटम के बीच में एक ही सिग्मा हो सकता है। दो एटम के बीच में बॉन्ड कितने बन सकते हैं? मैक्सिमम से मैक्सिमम दो एटम के बीच में बॉन्ड 3 बॉन्ड बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 3। यदि दो एटम के बीच में 3 बॉन्ड है तो पहला निकाल दो सिग्मा, बाकी बचे हुए पाई। किसी दो एटम के बीच में 2 बॉन्ड है, पहला निकाल दो सिग्मा, दूसरा पाई। किसी दो एटम के बीच में 1 बॉन्ड है तो क्या होगा? सिग्मा। ये आप सिंपल रूल मान लीजिए केमिस्ट्री के, ठीक है। तो इसी के अंदर हम लिख रहे हैं मैक्सिमम बॉन्ड बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में, जैसे x और x मान लिया, x और y मान लो, चाहे x और x मान लो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 बॉन्ड हो सकते हैं दो एटम के बीच। ये अलग बात है, ये आगे उधर से किसी से जुड़ जाए, उधर से किसी से जुड़ जाए, ये 3 हो सकते हैं। फर्स्ट बॉन्ड मस्ट बी सिग्मा, फर्स्ट बॉन्ड must be sigma and all other are pi। सिग्मा एक ही हो सकता है दो एटम के बीच, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा था सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में। देखिए क्वेश्चन में अब सोल्व करके दिखाता हूं। जैसे ये आया C ट्रिपल बॉन्ड C H, ये आपको क्या बता रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है। बड़ा ध्यान से हम गए, कार्बन और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड है तो पक्का सिग्मा रहा होगा। क्या रहा होगा? सिग्मा। ये भी पक्का क्या रहा होगा? सिग्मा बॉन्ड रहा होगा, कोई डाउट नहीं। अब बात आती है इसके अंदर पहला बॉन्ड किसको मानो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये वाला पहला है या ये बीच वाला पहला या नीचे वाला, वो कोई बात नहीं, ये तो नोटेशन है। किसी एक को सिग्मा मान लो, किसी एक को। मैंने मान लिया ये सिग्मा है तो ये ऊपर वाले दोनों क्या रहे होंगे? पाई। ऊपर वाले दोनों क्या रहे होंगे? पाई। इसमें टोटल सिग्मा कितना है? टोटल सिग्मा इसमें आप देखोगे, इसमें टोटल सिग्मा जो बॉन्ड है वो आपके कितने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड है। और पाई कितने हैं? 2 है। कल को मान लिया ये आ जाए HC ट्रिपल बॉन्ड N, बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है? देखते रहे अच्छे से। ये क्या चीज है भाई? ये बॉन्ड आप देखोगे सिंगल एक ही बॉन्ड है तो पक्का सिग्मा होगा। पहला बॉन्ड में मान लेता हूं सिग्मा, और जो बाद में जितने भी बॉन्ड इन दोनों एटम के बीच में बनेंगे वो क्या होंगे? पाई होंगे सर। ये होंगे। जैसे मैं बात करूं CH3, ये C डबल बॉन्ड OH, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप एक बात याद रखेंगे कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। यदि बाई चांस कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं दिखा रखे होंगे या तो उस पर चार्ज मिलेगा, और चार्ज भी नहीं है और बॉन्ड भी नहीं दिखा रखे तो वो स्ट्रक्चर गलत है। फिर आपको क्या होगा? आप खुद मान के चलोगे कि जो वैलेंस मतलब 4 बॉन्ड उसके बना दो तो नहीं दिख रहे तो आप हाइड्रोजन मान सकते हो। उसको क्या लगा होगा? हाइड्रोजन। अब देखिए C ये है, इस बॉन्ड को क्या बोलोगे? सिग्मा। इसको क्या बोलोगे? सिग्मा। पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। कार्बन और ऑक्सीजन इनके बीच में 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा तो दूसरा 100% क्या होगा? पाई। इस तरीके से आप देखा समझ गए? बहुत सिंपल है, इस पे हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो हम कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके अंदर कुछ और क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे होंगे। तो जैसे हम बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। C और H के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, ये पहला बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा। 2 बॉन्ड है, चलो 2 है तो एक का नाम सिग्मा रख दो, एक का नाम पाई रख दो। किसी को लेफ्ट वाले को सिग्मा दो या राइट, अरे किसी को एक को दे दो सिग्मा, बाकी सारे पाई। समझ गए? तो किसी 2 एटम के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनेंगे, पहला हमेशा सिग्मा बनेगा, बाकी सारे पाई। यदि 2 एटम के बीच में एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा, 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई, 4 बॉन्ड नहीं हो सकते, 3 ही बॉन्ड मैक्सिमम। ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन की केमिस्ट्री होती है, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर से, अपना शुरू हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे और उसके अंदर यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगी उसके अंदर हम क्या एक जो मेन जो बात ध्यान रखेंगे वो क्या है?
वो ये है कि कार्बन के 4 बॉन्ड हो। तो लिखें इन न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल स्टेट का मतलब होता है उसमें ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज। इन न्यूट्रल स्टेट कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड, ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड इफ it have less valency, valency मतलब bond, it have less valency than 4, then attached hydrogen, then attached hydrogen, उस पर आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। कोई आपको कल को बोल दे कि लो भाई COH है, COH है, ये कोई बोल दे आपको कि COH, ठीक है, हाइड्रोजन का तो एक बॉन्ड बनता था, बन गया, ऑक्सीजन के 2 बन गए, कार्बन का तो एक ही बनाया हुआ है। नहीं देगा तो तुम अपने हिसाब से अपने पास से बना दो। लो ये हम भी लिखने जल्दी जल्दी लिखने चक्कर में ये बॉन्ड कई बार नहीं दिखाते। तो वो बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता। ऐसा नहीं कि आपका मन करे सर मैं क्लोरीन लगा लूं, नहीं, क्यों लगा लो, सिर्फ हाइड्रोजन ही अलाउड है। ये नोटेशन बना दिया कि जल्दी जल्दी लिखेंगे स्ट्रक्चर तो क्या करेंगे, तब हम हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं समझते, हम ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। देखिए एक स्ट्रक्चर होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, हम पढ़ेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप ऑर्गेनिक में खूब पढ़ोगे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जैसे कि मान लिया ये आ गया, ये है, ये जो कॉर्नर होते हैं नहीं सारे, ये जो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट एंड कॉर्नर आर कार्बन। ये कार्बन होते हैं, दिख नहीं रहे, नोटेशन है, बहुत काम की चीज। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, मतलब ऐसा है, फिर ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, और ये जोड़ रखा है। तो बाकी कहाँ है? कोई बात नहीं, बाकी हाइड्रोजन चिपका दो अपना पास से, लो। नहीं दे रखा होगा तो क्या है वो हाइड्रोजन कभी दिखाया नहीं जाता। अब एक इतना बड़ा लिखूंगा मैं, इतना टाइम लगाऊंगा, तो उसकी बजाय फटाफट ऐसे लिख देते हैं, ऐसा लिख दिया गया। तो आप क्या समझोगे, जो कॉर्नर सिर्फ कार्बन के लिए, कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन जो छुपा हुआ है, जो उसकी वैलेंस करेगा वो हाइड्रोजन और कोई और नहीं, और कोई नहीं। जैसे मैं बात करूं इसके अंदर आप सिग्मा बॉन्ड पूछ ले तो आप निकाल दोगे, सारे ही सिग्मा है, तो निकाल के कॉपी में लिख लेना, चेक करा लेना मेरे से, ठीक है। ये है। अब देखें दूसरा, एक नाम होता है बेंजीन, बहुत फेमस चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आता है बेंजीन। ये है बेंजीन, ऐसा बना देते हैं उसको, बस फॉर्मूला लिख देते हैं C6H6, बहुत काम आएगा। इसका मीनिंग क्या है? ये जितने भी कॉर्नर है ये कार्बन है, तुम अपने हिसाब से लिखो इसको, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक, कार्बन कार्बन, ये आपस में जुड़े हुए हैं, एक एक बॉन्ड, यहाँ पे डबल है, लो, वैलेंसी तो बैलेंस नहीं हुई तो हाइड्रोजन लगा दो ना एक एक। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, बच्चा गलत करके आ जाता है। सिग्मा बॉन्ड बताइए कितने हैं? ये सिग्मा है, ये वाला बॉन्ड, ये सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, 6 तो ये हो गई, 7th 8th, 2 में से एक तो सिग्मा है ही, 9th 10th 11th 12th, 12 सिग्मा बॉन्ड है, जिसमें से 6 तो 6CH हैं और 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड है। 6 कौन से हैं? कार्बन कार्बन। पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 पाई। कितने पाई बॉन्ड है? 3। टोटल 15 बॉन्ड थे। समझ गए होंगे? ऐसा देगा, ऐसा कभी नहीं देगा, हम भी आगे से ऐसा ही बनाएंगे, फिर कितना जल्दी बन जाता है, ठीक है। ये जैसे कई बार तुमसे वो इस टाइप के क्वेश्चन देके टाइप ऑफ बॉन्ड पूछ लेता, बहुत फेमस चीज है टाइप ऑफ बॉन्ड में, ठीक है, टाइप ऑफ बॉन्ड पूछ लेगा, तो उसमें करना क्या है अपने को, देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर दे देगा। ये है क्या? ये कॉर्नर कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये C, ये C, ये C, ये C, इस पे डबल बॉन्ड, इसके तो वैलेंसी बैलेंस है, बाकी पे लगा दो हाइड्रोजन। वैलेंसी बैलेंस करने के लिए क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन। कुछ नहीं दे रखा तो हाइड्रोजन है, इसका मतलब लो। अब निकाल लोगे सिग्मा और पाई बॉन्ड। कल को कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे, इस पे Cl लगा दिया, क्या बनाओगे? कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन, इस पे तो एक Cl दिया हुआ, जो वैलेंसी बैलेंस नहीं हो रही वो हाइड्रोजन से लो, हाइड्रोजन लगा दिया। कुछ भी बड़ी चीज नहीं है,
समझ गए भाई? जो दे रखा है वो तो ठीक है, बाकी हाइड्रोजन है। बहुत सिंपल सिंपल है। सिग्मा और पाई बॉन्ड आप कैलकुलेट करते रहना, चेक मेरे से करवा लेना मैसेज करके, ठीक है? अब मैं बात करता हूं, जैसे मान लिया ये आ जाए, ये क्या है? कुछ नहीं है, ये कार्बन है। यहां से शुरू कर रहा हूं, कार्बन है, आगे कार्बन से जुड़ा है, आगे इधर कार्बन है, उसके इधर भी कार्बन है, उसके नीचे भी कार्बन है, उसके इधर भी कार्बन है, ऊपर भी कार्बन था, नीचे भी कार्बन है, और ये भी कार्बन। तो ये था, ये जो लिखा हुआ ये है। बैलेंस ही बैलेंस करते हैं। कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है तो 3 बॉन्ड और बना दो इसके। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। इसने 2 बॉन्ड बना रखे तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। इसने आपका एक ही बॉन्ड बना रखा तो 3 हाइड्रोजन लगा दो। इसने 2 लगा दो। ये हो गया आपका, ये आपका, ये आ गया, यहाँ पे ये लिख दिया, और यहाँ पे H H एंड H। अब इसमें सिग्मा और पाई निकाल देना। तो यहाँ से देखने से कुछ और था, और देखिए इतना लंबा चौड़ा ना लिखना पड़े, जल्दी जल्दी काम करने के लिए हम इससे काम चला लेते हैं। हम क्या करते हैं? इससे काम चला लेते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड आप समझ गए होंगे क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड होता है हेड ऑन ओवरलैप, पाई बॉन्ड होता है आपका साइड वाइज ओवरलैप। कार्बन की केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो लिखें, इन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है। सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है, ठीक है? इसका मतलब ये है, मैं आपको ये बॉन्ड दे दूं, C डबल बॉन्ड C, H H H, एक इसमें सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। यदि मैं इसकी एनर्जी बोल दूं आपको 500 जूल है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसकी पक्का 500 से ज्यादा मिलेगी, 100%। समझ गए? कल कोई बोल दे ये एक बॉन्ड है और ये है, इसकी एनर्जी पूरा कंप्लीट को ब्रेक करने की एनर्जी मान लिया X है, इसकी Y है, तो क्या होगा? गलती मत कर लेना। यहाँ पे तुमसे पाई बॉन्ड की नहीं पूछ रहा वो, यहाँ से सिग्मा भी तो ले लिया उसने, पूरे कंप्लीट बॉन्ड को बोल रहा है सिग्मा और पाई। यहाँ तो आप उसे सिग्मा और पाई पूछ रहा हो, यहाँ पे सिर्फ सिग्मा पूछ रहा है। ये ज्यादा होगी, कोई डाउट नहीं है। हाँ, इस सिग्मा में और इस पाई में ये सिग्मा इस पाई से ज्यादा है, लेकिन इस बार बोल रहा हूँ दोनों बॉन्ड तोड़ने के लिए X दी, एक बॉन्ड के लिए Y दी। तो यार बहुत आसान है, X इक्वल टू Y। बच्चा जोश जोश में बोलता ये तो पाई है, ठीक होगा, पाई के साथ सिग्मा भी तो तोड़ दिया। आप देख तो लो पूरा क्वेश्चन क्या है। पूरा क्वेश्चन तो ये नहीं, दोनों बॉन्ड ब्रेक कर रहा है आपको। दोनों बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा लगेगी ही लगेगी। हाँ, एक बॉन्ड ब्रेक किया होता तो कम लगती, ठीक है? इस टाइप का जो चीज है आपको बताया। कार्बन के केस में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी पाई बॉन्ड से ज्यादा। क्यों बात आती, क्यों? अब ओवरलैपिंग देख लो, आपको बताया था जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। इसमें ओवरलैपिंग अच्छे से हो जाती है। इसमें आप देखोगे ये आपस में अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं करने देता, बहुत कम होता है। इस तरीके से तुम देखोगे बहुत कम ओवरलैप हो पाता है, कुछ पार्ट ऊपर कुछ पार्ट नीचे, ये है। अब इसके अंदर एक चीज और देखिए, ये आपका बॉन्ड इस डायरेक्शन में बन गया। ये आपका जो पॉइंट होता है जिसको हम जीरो बोलते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये हो गया आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और बॉन्ड भी क्या बना, इसी एक्सिस में बना। इसका मतलब सिग्मा में क्या होता है, बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। भाई ये न्यूक्लियस है, इनको कंबाइन कर दो, ये आ गई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसको बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। तो क्या हुआ, लिख लें, इन सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड एक्सिस आर सेम एज ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वही बॉन्ड एक्सिस है, बॉन्ड भी तो यही इसी एक्सिस में बनेगा, ठीक है? इसमें देखिए बना के दिखाता हूं आपको दोबारा। इसमें क्या चीज है, इसमें आप देखोगे ये आपका और ये है, तुम देखोगे ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और बॉन्ड तो आपका यहां और यहां बन रहा है, अबो द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। समझ रहे हो? मतलब ये आपका बॉन्ड बन रहा है तो इस तरीके से है। मान लीजिए मार्कर बॉन्ड है, आपका मार्कर बॉन्ड है तो कुछ पार्ट ऊपर से कंबाइन है इस हाथ पे और कुछ पार्ट नीचे से कंबाइन है, ठीक है? तो उसका क्या है, ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं है। बॉन्ड आप देखोगे यहाँ और यहाँ कुछ पार्ट ऊपर बना कुछ पार्ट नीचे बना, वीक बना, इसलिए। समझ गए? तो क्या होता है, पाई बॉन्ड आपका
वीक रहेगा, सिग्मा बॉन्ड है कंपेरिजन। ये था आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का थ्योरी। अब इसमें दिक्कत क्या आई, इसने बोला था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, और साइंटिस्ट ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन सोल्व करके देखा कि यदि ये थ्योरी सही है, बहुत सही बात है, उस टाइम पे बिल्कुल स्टार्टिंग में केमिकल बॉन्डिंग, और ये थ्योरी ने काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका रोल है पूरे केमिस्ट्री के अंदर। तो हुआ क्या कि CH4 को स्टडी करना शुरू किया कि भाई आपने बोला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो कार्बन के देखिए, कार्बन का आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो से 2s2 एंड 2p2, ठीक है। ये तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बनाएगा ग्राउंड स्टेट में, 4 कैसे बनाए हुए हैं, एक्साइट कर लो, एक्साइट किया, लो भाई एक्साइट कर लिया, क्यों, बॉन्ड तो उतने बनेंगे जितने अंतर, ठीक है। ये आपका 2s है, ये आपका 2p है, ये भी आपका 2p है, और ये भी आपका 2p है। हाइड्रोजन के पास गया, हमें बोलो हाइड्रोजन, उसने बताया कि उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s। हुआ क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ चिपक गया होगा, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ चिपक गया होगा, तीसरा इसके साथ, और फोर्थ इसके साथ। इसमें एक बॉन्ड 2s ऑफ कार्बन, ये मैं कार्बन के लिख रहा हूं, इधर कार्बन के ऑर्बिटल लिख रहा हूं, इधर हाइड्रोजन के, 2s 1s, हाइड्रोजन के पास तो 1s ही है, इसके पास 2s भी है और 2p भी है, और 3 बॉन्ड 2p 1s 2p 1s 2p 1s, बॉन्ड अलग अलग टाइप के होंगे, क्योंकि s तो ऐसा होता है और p ऐसा होता है। ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, नंबर बढ़ने से साइज बढ़ता है, s मान ले 1s ऐसा रहा होगा छोटा, इनके बीच का बॉन्ड और इनके बीच के बॉन्ड में तो पक्का है डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें 2 टाइप के बॉन्ड हैं, एक तो SS वाला, और 3 बॉन्ड ये सेम है। लेकिन जब स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया तो ये पाया गया कि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, चारों बॉन्ड बिल्कुल आइडेंटिकल है। चारों बॉन्ड कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। तो VBT जो थ्योरी थी पूरी फेल हो गई। क्या आपने तो बोला था वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, लो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन ने इसके साथ बनाया, इसके साथ बनाया, इसके साथ और इसके साथ, भाई एक बॉन्ड 2s 1s का है, 3 बॉन्ड 2p 1s के हैं, तो 2 टाइप के बॉन्ड होने चाहिए, 3 एक जैसे और एक जैसा। बॉन्ड एनर्जी भी अलग अलग होनी चाहिए थी, बॉन्ड लेंथ भी, लेकिन चारों का एक जैसा नहीं। तो साइंटिस्ट के पास कोई रास्ता नहीं था, फिर साइंटिस्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट को बोला गया हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला गया, हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन उसने क्या कॉन्सेप्ट दिया, उसने एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट दिया था हाइब्रिडाइजेशन। हम उसको पढ़ते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है और किस तरीके से इसने ये जो प्रॉब्लम थी आपकी उसको सोल्व किया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तो इसने किस तरीके से एक्सप्लेन किया जो आपके CH4 की प्रॉब्लम थी। तो इसने क्या कहा कि जैसे आपका वैलेंस ऑर्बिटल है कार्बन 2s जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है आपका 2p है, ये पहले आपस में ऐड हो गया, सारे आपस में मिल गए, ठीक है। यहाँ कितने ऑर्बिटल हैं, एक इसका और 3 इसका, टोटल कितना था 4। पहले 4 ऑर्बिटल बढ़ गए सेम एनर्जी के बिल्कुल, और उससे फिर तुमने क्या किया, एक s है और 3 p है, वो सारे आपस में मिला दिए, और मिला के फिर अलग अलग कर दिए चारों, फिर क्या हो गया अलग अलग। थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस रहा होगा, लेकिन ये चारों मिला के मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। आपको मैं समझाऊं, जैसे कलर हो मेरे पास, ये आपके पास एक ब्लैक कलर का डिब्बा है, कैसा है, ब्लैक है। मैं मान लूं एक मेरे पास ग्रीन है, ठीक, एक मेरे पास ब्लू है, एक आपका ब्लू कलर का है, और एक आपका मान लिया रेड कलर का। क्या हुआ आपका, रेड कलर का। अब तुम देखो कि सबका क्या है, कलर अलग अलग है। सेम ही केस तो वहां हो रहा था कि 2s और 1s अलग होना चाहिए। तो ये क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या चाहिए, इन पांचों को एक बड़े डिब्बे में पांचों कलर को डाल, पांचों कलर को तुमने डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दो, जो भी ब्लू ग्रीन जो भी आपका था सभी को मिक्स कर दो, ठीक है। ये आपके थे एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या कहलाते थे, एटॉमिक ऑर्बिटल। जो हो सकता है वो उनकी एनर्जी
अलग अलग हो, जैसे 3 एक जैसे के तो एक है, सबको मिला दिया। अब मिक्स कर दो अच्छे से, मिक्स करके अब जितना कलर होगा सेम उतने ही डिब्बे में तो अब आएगा, तो ये वापस कर देते। जो ये बनेंगे अब तुम देखोगे सबके अंदर सेम कलर मिलेगा, सबके अंदर क्या आएगा सेम, थोड़ा बहुत हिस्सा रेड का, कुछ ब्लू, कुछ ग्रीन, एक मिक्स टाइप का मिक्सिंग हो जाएगी। इस मिक्सिंग को ही बोलते हैं हाइब्रिडाइज। ये क्या कहलाएंगे, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो आपके वैलेंस ऑर्बिटल वो सीधा बॉन्ड नहीं बनाते, पहले आपस में घुलते मिलते अच्छे से, जितने मिलेंगे उतने नए बिल्कुल इक्वल एक जैसे सिमेट्रिकल बिल्कुल एक जैसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, बिल्कुल एक जैसे ऑर्बिटल बना देते हैं। उन ऑर्बिटल को बोलते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और जो ये प्रोसेस है उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। डेफिनेशन लिख लें और ये डायग्राम आप समझ गए होंगे, ये कलर वाला आप एग्जांपल समझ गए होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे हैं, अलग अलग है, उनकी एनर्जी थोड़ी बहुत अलग अलग है, शेप अलग अलग है, शकल सूरत सब अलग अलग है। मिक्स किया अच्छे से हिला के, फिर चारों डिब्बों में थोड़ा थोड़ा डाल दिया, जितना था उतना उतना डाल दिया। तुम देखोगे अब इनका कलर अलग अलग नहीं बोल सकते आप, सेम हो गए। ये है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और ये एक्चुअल में बॉन्ड बनाएंगे। अब ये बॉन्ड बनाएंगे तो सबकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। CH4 में यही प्रॉब्लम थी, चारों बॉन्ड बिल्कुल आइडेंटिकल थे। तो हाइड्रोजन का तो सबके साथ 1s 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 और 1s लगा हुआ, तो उसका तो डिफरेंस नहीं था, इनका था। तो अब देखोगे सब सेम बनाएंगे, तो वो एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। और ये तुम देखोगे पूरा थ्योरेटिकल है, हाइपोथेटिकल है, क्योंकि जब हमने एटम नहीं देखा, इलेक्ट्रॉन नहीं देखा, ये चीजें हमने देखी ही नहीं है, समझ रहे हो, तो उसके बारे में हम बात कैसे करें, ये चीज हमने देखी ही नहीं है। समझ गए होगे क्या चीज है, तो ये था। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम क्या था, हाइब्रिडाइजेशन था। तो डेफिनेशन में लिखे आप हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है, इंटरमिक्सिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल आर कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो सेम एनर्जी एंड सेम एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप बना रहा है यहाँ पे, एटॉमिक ऑर्बिटल। एस की तो ये होती है, पी की कैसी होती है, ये होती है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाता है, हाइब्रिडाइज सबकी सेम होती है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का ये नोटेशन होता है, चाहे एस हो चाहे पी हो, कोई भी हो, ये हो जाएगा। ये शेप होती है, एक नोब छोटी इधर निकाल दो और एक उधर, ये कोई दिक्कत नहीं है, कलर भरने की जरूरत नहीं है, तो मैंने वैसे बताया। तो इनकी सेम होती है, इनकी अलग अलग होती है, एनर्जी भी सेम है। देखिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइज। मतलब जितने ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया था उतने ही हाइब्रिडाइज बनेगा। जैसे कार्बन के केस में आपका 2s था, कार्बन के केस में आपका 2s और ये 2p था, 2s और 2p। कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ये और 3 ये, 4। तो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिडाइज, वो भी 4 ही बनेंगे, वो चारों सेम शेप के बनेंगे, बस चारों एक जैसे बनेंगे। ये ऐसा अलग बनेगा और ये डबल बनेगा, इसमें चारों आपके ऐसे बनेंगे, ऐसे। ये एक बड़ा होता है, एक पार्ट छोटा होता है, बनाने में कई बार मिस्टेक हो जाता है, ऐसे बन जाता है। तो ये है इस टाइप का, ठीक है, ये है। तो जितने यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ। पाई बॉन्ड नेवर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड को कभी भी आप हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लोगे, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या चीज है, डाउट आ जाता है, ये लोन पेयर तुम बताया ही नहीं क्या चीज है। देखते हैं, इसको ही बताते हैं। देखिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कई बार मैं निकलवा चुका हूँ। नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3,
कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, याद कर लेना वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी का, इसका नाइट्रोजन का बस एक एलिमेंट का कर लो उस ग्रुप का तो पूरे का हो ही जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूं NH3 बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा? 2s करेगा। क्यों? क्योंकि VBT बोलता है सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। वैलेंस का मतलब अनपेयर्ड नहीं है, ये तो पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड। कितने बॉन्ड बनाए? 3 ने पार्टिसिपेट कर लिया। इसका मतलब क्या ये आपस में हाइब्रिडाइज हुए? नहीं, ये जो है तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट नॉट फॉर्म बॉन्ड एंड are present in pair are called lone pair। हम लिखते हैं इसको LP। हम क्या लिखेंगे हमेशा? LP। तो भाई कैसे पता चलेगा किसी के पास लोन पेयर है या नहीं? उसके लिए अपने को ये पता होना चाहिए उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, H2O के पास गया, और ये भी पता होना चाहिए कौन कितने बॉन्ड बनाता है। याद होगा बॉन्ड बनाने की बात, तो हाइड्रोजन आपका 1 बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन आपका 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन आपका 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन आपका 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाता है, बोरोन आपका 3 बॉन्ड बनाता है। बहुत सारी चीजें याद होंगी कल स्ट्रक्चर में। ये स्ट्रक्चर अब यहाँ काम आएगा। स्ट्रक्चर आप देखो, ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम लिया और ये है। अब बताइए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? ऑक्सीजन 6 था। कितने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया है? एक बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने इधर दिया होगा और 1 इधर दिया होगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका? बॉन्डिंग में इसका 2 चला गया। रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बताइए मेरे। रिमेनिंग 6 थे, 2 चले गए, 4 बच गए। पेयर कर दो इसको। पेयर मतलब 2 के पार्ट, 2 पेयर बनेंगे, इसको ही बोलते हैं लोन पेयर। तो कितने पेयर हैं इसके अंदर? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। वैसे में मैं आपको बता दूं, हमेशा कार्बन जो होगा, कार्बन के 4 बॉन्ड बनेंगे। कार्बन के यहाँ मैं बॉन्ड बता दूं और यहाँ उसके लोन पेयर बता दूं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता है। आपके पास नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, उसके पास 1 लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और 2 लोन पेयर रखता है। हेलोजन एक्से नोट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 1 बॉन्ड बनाएगा और इसके पास 3 लोन पेयर होता है। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं। ये आप टेबल डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, ये टेबल आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कुछ बड़ी चीज है नहीं, ये आप देख लें, नोट कर लें एक बार, ये है। ठीक, तो इसमें क्या किया है मैंने भैया, आपको डायरेक्ट इसलिए याद कराया है क्योंकि क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे और अपने को यही चीजें पेपर में सारे में आती है। तो लोन पेयर क्या है? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाते, वो क्या होंगे? लोन पेयर होंगे। हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन आता है? लोन पेयर आता है और सिग्मा बॉन्ड आता है। पाई बॉन्ड नहीं आता है, पाई बॉन्ड नहीं आएगा। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड निकाल लोगे कैसे? यदि एक ही बॉन्ड है तो वो सिग्मा है, 2 है तो 1 सिग्मा 1 पाई है। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? पिछला जो लेक्चर उसमें सारे में स्ट्रक्चर ही बताए थे। पहले मैंने स्ट्रक्चर बताया और फिर ये बताया। ठीक है, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि आप धीरे धीरे सीखोगे तो ये आपको आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। एक जो नया इसके अंदर मैं टॉपिक को बता देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए अपने को इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर। एक होता है बीपी, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, अब पेयर का मतलब जोड़ा मत बना देना। बॉन्ड पेयर को बोलते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को बोलते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बार बार लिखना पड़े, उसको क्या बोलते हैं? बीपी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। एक होता है लोन पेयर, जान ही गए होंगे किसको बोलते हैं लोन पेयर? तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। आपको इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना आ गया तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आ जाएगी। कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। ये मेरे पास मान लिया NH3 आया, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है। किसका निकालना है? नाइट्रोजन का। सबसे पहले आपको पता हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का कितना होता है? 5। कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। कितने बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन तो 1 बॉन्ड बनाता है। 3 हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए होंगे? 3 हाइड्रोजन फॉर्म 3 बॉन्ड। 3 हाइड्रोजन फॉर्म 3 बॉन्ड।
3 बॉन्ड बनाए होंगे। तीनों कैसे रहे होंगे? तीनों सिग्मा रहे होंगे। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 तो उसने हाइड्रोजन के साथ जोड़ लिए। बॉन्ड पेयर बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड? 3। लोन पेयर आपको 5 ये थे, 3 चले गए तो आपको बताइए 2 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 का पेयर कर दीजिए, कितना आया होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे लिखोगे? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये 4 क्या हो गया? 4। जैसे मैं बात करूं H2O में ऑक्सीजन को मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ऑक्सीजन का आपको इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, कैसे निकालते हैं? सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16th ग्रुप का है तो 6 हो। बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड को बोलते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं देखते हैं। ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होंगे। एक एक बॉन्ड बनाया होगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। लोन पेयर भाई, 1 सिग्मा बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसने, 2 सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से जोड़ लिए। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। 4 का पेयर कीजिए 2। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आया? 4 आ गया। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आया? 4 आ गया। CH4 में बताइए सबसे पहले इसका मतलब निकालना अपने को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए कितना? 4 है। बॉन्ड पेयर 1 हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया, 4 हाइड्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए, चारों सिग्मा। लोन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन तो इसने हाइड्रोजन से जोड़ लिए, बचा क्या? कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आया? इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आ गया। कितना आ गया? 4। SO3 बताइए सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दीजिए। 16th ग्रुप का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। बात रहे बॉन्ड पेयर, 1 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 1 ऑक्सीजन आपका 2 बॉन्ड बनाएगा। 3 ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 6। लेकिन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड तो बनाता है, लेकिन उसमें से 1 सिग्मा होता है और उसका 1 पाई होता है। तो 3 सिग्मा और 3 पाई, तो हम सिर्फ सिग्मा वाले ही लेते हैं, ओनली सिग्मा। बॉन्ड पेयर का मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए हैं। कितने बनाए हैं? 6। 3 काम के और 3 अपने काम के नहीं। 3 पाई जो अपने कोई काम के। कोई बोले लोन पेयर कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन थे, 3 सिग्मा बना लिए, 3 पाई। पाई वाला इलेक्ट्रॉन तो चला गया। बॉन्ड तो तुमने बनाया है, फ्री नहीं है वो इलेक्ट्रॉन, वो चला गया, वो सही, वो काम का नहीं। तो लोन पेयर तो 0 है। कितना आया? इलेक्ट्रॉन पेयर 3। इसके बजाय में मैं बोलता हूं आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप 2 मिनट में आप बना दोगे। आपने फटाफट स्ट्रक्चर बनाया। अब देख लीजिए, ये पाई है, ये पाई है, ये पाई है। कितने सिग्मा बॉन्ड है बताइए? 3 सिग्मा बॉन्ड। सल्फर क्या निकाल रहे हो? सल्फर के पास बताइए कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 इधर चले गए, 2 इधर, 2 इधर चले। पाई में भी इलेक्ट्रॉन तो देना पड़ता है, वो अलग बात है, पाई के बाद में काम का नहीं रहता। 3 सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से निकाल। SO2 देखिए, SO2 का स्ट्रक्चर बना लो या आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए। कितना आएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। 2 ऑक्सीजन है तो 2 सिग्मा बनाए होंगे, 2 पाई बनाए होंगे। मेरे काम का सिग्मा है तो 2 आ गए। लोन पेयर 2 सिग्मा में चले गए, 2 पाई में चले गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन चले गए सल्फर के। 6 थे, कितने बचे? 2 का पेयर हुआ। कोई बच्चा स्ट्रक्चर बना लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 सिग्मा सिग्मा, बॉन्ड पेयर तो कितना आ गया? लोन पेयर बताइए 6 थे, 4 तो दिख रहे नहीं सामने। लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल सकते हैं। किसी भी एटम का सेंट्रल एटम का ही निकालते हैं। क्या करना है अपने को? लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है। इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? हाइब्रिडाइजेशन देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में एस हमेशा एस तो होगा ही होगा। ठीक है, मान लिया इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्चुअल में क्या होता है? वो बताता है नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब मैं बोलूं भाई कितना ऑर्बिटल मिक्स किए हैं तुमने, वो ये बताता है। अब मेरे को बताइए इलेक्ट्रॉन पेयर 1 है, एक को तो क्या मिक्स करोगे यार? मतलब एक ही ऑर्बिटल होगा, क्या मिक्सिंग होगी? मिक्सिंग तो जब होती है ना 2 चीजें होंगी, जब 2 कलर होंगे तब मिक्सिंग करोगे, 3 होंगे, 4 होंगे तब करोगे नहीं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 1 तो होता ही नहीं। इलेक्ट्रॉन पेयर मान लिया 2 हुआ तो कितने ऑर्बिटल है? 2 ऑर्बिटल है। ये हमेशा ध्यान रखना। एक ऑर्बिटल एस पक्का, एस का एक ही ऑर्बिटल होता है, वो सबसे पहले आएगा। पी के 3 होते हैं, डी के 5 होते हैं, एफ के 7 होते हैं। अपने को वहां तक जाना नहीं है। इलेक्ट्रॉन पेयर 2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? एक एस होगा और एक पी होगा। ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिख रहा हूं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो जाए, एक तो एस का होगा पक्का और 2 पी के होंगे। लिखने में कैसा लिखा जाएगा, एस पी के ऊपर पावर चढ़ा दो। ये बोल रहा है एक एस पक्का होगा 100%। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आ जाए, एक एस होगा और 3 पी होंगे, क्या लिखा जाएगा, sp3। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ जाए, एक एस होगा तो 4 पी मत कर देना, पी के अंदर 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। तो अब क्या करें, तो डी शुरू हो जाएगा भाई, sp3 डी। इलेक्ट्रॉन पेयर मान लिया 6 आ जाए तो एक एस होगा, 3 पी होंगे, 2 डी होंगे, sp3 d2 होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर मान लिया 7 हो जाए, एस होगा, 3p होगा, 3d होगा, sp3d3। बस यहीं तक अपने सिलेबस में होता है, sp3d3 यहीं तक होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन पेयर से निकालोगे। कोई बोल दे इलेक्ट्रॉन पेयर 5, फटाफट दिमाग में 5 ऑर्बिटल, एक एस का, 3 पी के, एक डी का, sp3d। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए। उसके लिए बड़ी हमने मेहनत करके लेके आए हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ओनली सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, पाई बॉन्ड नेवर एंड नेवर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल दीजिए, आपको स्ट्रक्चर आता है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना इतना आसान है, उससे कोई आसान चीज नहीं है दुनिया में। हाइब्रिडाइजेशन कोई आसान नहीं है, आपको स्ट्रक्चर आता है। इसलिए मैंने पहले आपको स्ट्रक्चर कराया है और उसके बाद ये कराया, ठीक है। जैसे मैं हाइब्रिडाइजेशन आपको निकाल के दिखाता हूँ 2-3 की, बाकी डिटेल में क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइन एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइन एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइन एटम। कोई आपको एटम दे रखा है, अंडरलाइन करके उनकी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ, CH4 में C का निकालिए, H2O में ऑक्सीजन का निकालिए, NH3 में नाइट्रोजन का निकाल दीजिए, PCl5 में P का निकाल दीजिए, जो सिंपल सिंपल है। CO2 में C का निकाल दो, C ट्रिपल बॉन्ड CH दोनों का निकाल दीजिए, एरो लगा दिया मैंने, इन दोनों का निकालिए, ठीक है। कैसे निकालते हैं पहले मैं सिखाऊंगा और तुम ध्यान से सीखो। सबसे पहले गए CH4 के पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए कार्बन का, यहां मैं लिख रहा हूं सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां मैं लिख रहा हूं बॉन्ड पेयर, यहां मैं लिख रहा हूं लोन पेयर, यहां मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन पेयर। आराम आराम से करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 5 होता है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन वाले से न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी 5 होता है, 4 होता है। कार्बन कोई भी कार्बन ले लो 4 ही होता है। अब तुम देखोगे बहुत काम की चीज थी पीरियोडिक टेबल का ग्रुप, उसके अंदर अपने को वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे ग्रुप का याद हो जाता, बस एक एलिमेंट स्टार्टिंग वाले का करना होता है। बॉन्ड पेयर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन है 4, एक हाइड्रोजन बनाता है एक सिग्मा बॉन्ड, 4 ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना दिए, 4 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्डिंग में चले गए तो बचा क्या 0। H2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए, कितना बचा 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर। नाइट्रोजन 5 थे, 3 बॉन्ड बना लिए, 3 तो बचा कितना 1 लोन पेयर। PCl5 5 थे, 5 सिग्मा बॉन्ड, 1 क्लोरीन 1 ही बनाएगा, जब वो किसी होगा सराउंडिंग एटम में है, यहाँ पे वो सेंट्रल एटम नहीं है, सराउंडिंग है, तो वैलेंसी 1 ही पॉसिबल, 5 तो 0। कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन आपको याद होगा, ऑक्सीजन आपको 2 बॉन्ड बनाता है, 1 सिग्मा 1 पाई, तो कितने सिग्मा बनाए 2 पाई बनाए, जो अपने काम के नहीं है। इलेक्ट्रॉन कितने चले गए, कार्बन के पास 4 थे, 4 चले गए, 2 तो सिग्मा में, 2 पाई में, पाई वाले तो काम ही नहीं आए, खराब चले गए। लोन पेयर क्या बचा 0। यहाँ पे इस कार्बन को देखिए, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इसका अगर कार्बन के लिए 1 सिग्मा बॉन्ड इधर है, 1 सिग्मा इधर है, ये पाई जो 2 है वो तो कोई काम के नहीं है। इस कार्बन का देखोगे आप, दोनों सेम ही कार्बन है, बॉन्ड पेयर तो 2 है, लोन पेयर 0। अब इन दोनों को ऐड ही तो करना है यार, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को ऐड किया, इधर 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया, इधर 4 आ गया, इधर 5 आया, इधर मतलब 4 ऑर्बिटल, एक तो S का 3 P के, एक S का 3 P के, एक S का 3 P के, एक S का 3 P के, और फिर D का आएगा, एक S का 1 P का, एक S का 1 P। लो ये आ गया भाई, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइम पे हम स्ट्रक्चर से बनाएंगे, हम ये भी नहीं लगाएंगे भाई कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, नेक्स्ट टाइम हम स्ट्रक्चर से बनाएंगे। इसलिए तुम पहले
स्ट्रक्चर वाला टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, एक एक चीज का स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना